हेलो गाइस, मेरा नाम है रमन कपूर और मैं आपके लिए ले आया हूँ जीके की बेहतरीन क्लास। बैंकिंग ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं जरूर बताइए मेरे को। साथ ही साथ आपके लिए ये जीके की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए नहीं है, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि इस क्लास में मैंने साइंस के क्वेश्चन भी डाले हैं। ये साइंस के क्वेश्चन यूट्यूब पर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ इस क्लास में आपको साइंस से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ। क्लास के बाद आपको हमारे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम में फ्री में प्रोवाइड होते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ क्लास की जो जानकारी होती है वो इंस्टाग्राम पर मिलती है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों के लिए एक और न्यूज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बैंकिंग ड्रीम्स ने आप सभी के लिए अपना एक ऑफिशियल ऐप बनाया है और उस ऐप पर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर जाकर फ्री में लॉगिन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो ऐप पर आपको जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सभी के बारे में जो है फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे और फ्री में आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। आप सभी ने बचपन पार्क में खेला होगा। जो पार्क होते थे, हम लोग पार्क में किस लिए खेले जाते थे? क्योंकि पार्क जो एक ऐसी जगह होती है जो बहुत सुरक्षित होती है। बच्चों के खेलने के लिए क्या कहते हैं आपको कि बच्चों जाके पार्क में खेलो। रोड पर खेलने को तो नहीं कहते, क्योंकि पार्क जो है खेलने की जगह बनी है, वहां पर झूले लगे हुए हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। इसी तरीके से पशु पक्षी और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जैव विविधता को देखते हुए, क्योंकि जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला जाता है कि अगर इस प्रकृति में रहना है, मनुष्यों को जिंदा रहना है, तो हर एक चीज के बीच में एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, संतुलन बनाने के लिए। अगर हम ज्यादा पेड़ को काटते हैं तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? और अगर हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंड करती, निर्भर करती है कि अगर हम एक जनसंख्या को कम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि दूसरे का जिंदगी में रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं रह सकते। तो सरकार ने ये देखा कि अगर अगर इंसान जो है कॉलोनी बनाता जा रहा है, जंगलों को काटता जा रहा है, तो ये जो भाई साहब है हमारे, ये शेर राजा, ये कहाँ रहेंगे? इनके भी घर को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज इन जंगलों में मिलने वाले पादपों से, यानी पेड़ पौधों से हो जाता है। और ये जो पशु हैं, ये क्या करते हैं? ये एक बैलेंस बना के रखते हैं। अगर आप सोचिए, अगर ये जो शेर राजा हैं, इनकी संख्या कम हो जाए तो जंगल में घूमने वाले हिरणों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो हर जगह फैल जाएंगे। तो हर एक चीज का एक संतुलन होता है जिसको बनाकर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एक थीम लाई गई जिसको बोला गया भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, नेशनल पार्क, वो बहुत सुरक्षित जगह होती है जहां पर इनके घरों को सुरक्षित कर दिया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में दो चार बातें। तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके जिम कॉर्बेट के बारे में जब हम देखते हैं। जिम कॉर्बेट जो है 1936 में स्थापित किया गया, और जब ये स्थापित किया गया तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क से इसका नाम जिम कॉर्बेट कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। नैनीताल जिले में, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, वहां पर हेली नेशनल पार्क था। उस इलाके में एक शेर होती थी, शेरनी थी, मतलब बाघिन थी, जो बहुत आदमखोर हो गई थी। उसने लगभग 300 से ज्यादा आदमियों का शिकार कर लिया था। जो भी इंसान कृषि करने जाता था, घर से निकल के घूमने जाता था, उसे पता नहीं चलता था कब बाघिन आएगी और उन्हें मार देगी। तो इतना डर, इतना टेरर फैल गया था कि लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। बहुत सारे शिकारी आए, शिकारी खुद शिकार बन गए, लेकिन इसको पकड़ा नहीं जा सका। तब एक जिम शिकारी थे, उन्होंने ये जिम्मा उठाया, बोले मैं जो है बाघिन को जो है सबक सिखाता हूँ, इसको मार दूंगा और इसका शिकार करके लोगों को संकट से मुक्त करूंगा। तो ये जिम आए नैनीताल, वहां रुके। पहले इनके हाथ से भी ये बाघिन जो है बार बार भाग जाती थी। कई बार इस बाघिन के लिए भेड़ को लगाया गया। बाघिन इतनी चालाक थी, भेड़ को खा जाती थी और भाग जाती थी। जिम इसका शिकार नहीं कर पा रहे थे। जिम ने क्या किया, एक रात को वहीं रुके और बोला कि आज मैं सोऊंगा नहीं और इसका शिकार जरूर करके रहूंगा। उसी रात जिम ने इस बाघिन का शिकार किया और इसे मार दिया। लेकिन मारने के बाद उनको इस बात का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जब ये बाघिन मरी तो उसके पेट में 4 शावक थे, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हुए। लेकिन फिर
इनकी इस बहादुरी के लिए इस हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बन गया। साथ ही साथ ये एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आप सोचिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ ये एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ है? शिवालिक, हिमालय और तराई के मैदान के क्षेत्र में। जैसे क्या होता है कि ये आपका पहाड़ है, इधर नदी बह रही है, इस एरिया, ये जो एरिया खाली है इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो है तराई और शिवालिक के बीच में जो है इस उद्यान को स्थापित किया गया। साथ ही साथ ये रॉयल बंगाल टाइगर से और एशियन एलिफेंट से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एशियन हाथी है। एशियन हाथी केवल हमारे भारत में सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं और ये इस पार्क में भी मिलते हैं, जिम कॉर्बेट में। रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में बोला जाता है कि इनका साइज जो है और चीतों के अलावा और टाइगर्स के अलावा बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि इन जो उद्यान है इनकी जरूरत क्या है। क्या होता है कि हर चीज का एक संतुलन बनाना होता है। बंगाल टाइगर्स का भी चीतों की तरह बहुत ज्यादा शिकार किया जाने लगा था। इनकी संख्या जो है 1000 से भी कम हो गई थी। तो सरकार ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये बंगाल टाइगर्स भी जो है भारत से गायब हो जाएंगे, तो इनका संरक्षण करते हैं, इनको बचा के रखते हैं। जिस तरीके चीतों का, जो चीते थे हमारे भारत में सबसे ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बिल्कुल खत्म हो गई। तो क्या हुआ, वर्ष 2023 में भारतीय सरकार ने ये दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाने की बात करी, जिसको कहां लाया गया? कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। आपने सभी देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा है और इनकी जनसंख्या धीरे धीरे वहां पर बढ़ती जा रही है। इसका लाने का तरीका ये नहीं है कि इनको ला के वहां आपके मनोरंजन के लिए लाया गया है। इसका प्रकृति में संतुलन बना के रखना है कि अभी 5 लाए हैं तो 5 से 10 होंगे, 20 होंगे, तो एक संतुलन बना रहेगा तो बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कुछ और भी जानवर यहाँ पर मिलते हैं, जैसे जंगली बिल्ली मिलती है, भौंकने वाला हिरन, मतलब ऐसा हिरन है जो कुत्ते की तरह भौंकता है, चित्तीदार हिरन है, सांबर हिरन जो मुख्यतः राजस्थान में मिलता है ना, वो भी यहाँ पर मिलेगा। स्लॉथ मिलेगा, स्लॉथ मिलेगा, चीतल मिलेगा, जंगली बिल्ली मिलेगी जो कि बाघिन की मौसी कहलाती है। साथ ही साथ एक बात और है कि ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनकी फंडिंग से, कोई भी चीज फंडिंग के बिना तो चलेगी नहीं कि मतलब पार्क बना के रख दिया, इनकी देख रेख के लिए पैसा लगेगा, क्योंकि इनका जो संरक्षण है वो बिना पैसे के नहीं हो सकता। इनके गले पर जो है कॉलर पे वो कॉलर बना लगाते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी संख्या को गिना जा सके कि आज अगर ये 10 है तो कल 15 हुए तो कैसे पता चलेगा। साथ ही साथ इनकी देखा जाता है कि एक से दूसरे को नुकसान ना हो। कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज लेकर आते हैं और सोचते हैं कि ये हमें फायदा करेगी, लेकिन कभी क्या होता है कि उस चीज ने बाकी की जो बची चीजें हैं उन सबको खा लिया और खुद एकदम राज करके बैठ गई। तो इस चीज को भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में और कुछ पॉइंट्स है, जैसे पेरियार नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी बांदीपुर, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो हमारे इंडिया में है। और हम एक बात और भी बोलना चाहते हैं कि इन नेशनल पार्कों की जगह कि ये किस राज्य में है, किस चीज से फेमस है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरियार नेशनल पार्क की। ये हमारा केरला में है, केरला के इडुक्की जिले में। और यहां पर क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सर्प पाए जाते हैं, ठीक है। और कितने? 425 प्रकार के सर्प होते हैं। 425 प्रकार के सरी सर्प जो है यहीं मिलते हैं। फिर बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क हमारे देहरादून और हरिद्वार के बीच में एरिया पड़ता है, वहां है। और ये हमारा हाथियों के लिए फेमस है, यहाँ पे हाथी होते हैं। और आपने देखा होगा वो नील गाय, तो ये नील गाय भी मिलती है यहाँ पर, हिरन मिलते हैं, नील गाय मिलती है, जंगली खरगोश मिलते हैं। बांदीपुर परीक्षा में आने वाला बहुत बार पूछा जाता है कि बांदीपुर किस राज्य में है। तो बांदीपुर हमारा कर्नाटका में है। और ये एशियन एलिफेंट्स के लिए फेमस है। यहां पर एशियन हाथी हैं, और एशियन हाथी कितने हैं? बहुत सारे, मतलब सबसे ज्यादा, अगर एशिया में सबसे ज्यादा हाथी मिलते हैं एशियन, तो इस बांदीपुर में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एशिया में सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट्स जो है कौन से पार्क में मिलते हैं? बांदीपुर में मिलते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो आप सभी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको लेकिन बता देता हूं कि वो है हमारा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा जो है ये हमारे लखीमपुर जिले में है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप दुधवा नेशनल पार्क को भी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दुधवा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा? अनुसूचित जनजाति क्या होती है? जिनकी संख्या बहुत कम है और वो माइनॉरिटी में भी आती है। वो ट्राइब्स होती है मेनली। कैसी है? ट्राइब्स।
ऐसी ऐसी जातियां जो कि अपना जीवन एक जगह रह के नहीं करती हैं, वो घूमती रहती हैं ऐसी जातियां, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलने वाली है वो है थारू ट्राइब्स। थारू जनजाति वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है, और इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो इसका सही उत्तर तो हमारा थारू हो गया। थारू जनजाति मुख्य रूप से नेपाल और भारत के तराई मैदान में पाई जाती है। और ये कौन से अनुच्छेद से आई है, अनुच्छेद नंबर 366 से आई है। अनुच्छेद नंबर 366 आपको बताता है कि भारत में जो है अनुसूचित जनजातियां होंगी, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या अभी प्रेजेंट में कितनी है, वो है आपकी 744। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि कितनी जनजातियां हैं, 744। कौन से उससे आती है, अनुच्छेद से आती है, 366 से आती है। इनके बारे में बोला जाता है ये मुख्यतः हिंदू धर्म को अपनाते हैं। ये पहले के टाइम में क्या था, जितनी भी ट्राइब्स थी वो हिंदू ट्राइब्स थी, तो इनका धर्म क्या है, हिंदू है, ये हिंदू धर्म। और ये एक नई प्रणाली को अपनाते हैं, बदला विवाह। बदला विवाह ऐसा नहीं है कि आपने शादी करी तो वो आप किसी से बदला रिवेंज ले रहे हो। ये बदला विवाह ऐसा है कि यदि आपने किसी को अपनी कन्या दी तो आपको भी उधर से कन्या लानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक शादी के बदले दूसरी शादी होगी, तब ये बदला विवाह होता है। साथ ही साथ ये जनजातियां इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक दीपावली पे शोक दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है, क्योंकि दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करती है, और ऐसा बोलते हैं कि ये इस दिन जब ये इनको याद करते हैं तो इनकी बात जो इनके पूर्वजों तक पहुंचती है, इसलिए बिल्कुल शांति से शोक दिवस मनाते हैं इसको। साथ ही साथ जान लेते हैं और भी जातियों के बारे में। अगरिया ट्राइब्स मुख्यतः ये क्या कार्य करती हैं, ये होंगी कि खनन वाला काम करती हैं, खादानों में काम करती हैं, बहुत सारे ना खादानों में। और ये बुक्सा टाइप जो है, बक्सा, ये बिजनौर में मिलती है मेनता, बिजनौर राज्य में उसमें शहर में मिलेंगी। और बेगा के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनका मुख्य कार्य ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और ये कृषि का कार्य करती हैं, कृषि व्यवसाय को अपनाते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया थारू। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आंसू इंसान को कब आते हैं, जब वो बहुत ज्यादा सैड होता है या बहुत ज्यादा खुश होता है, या बचपन में जब आपको आपकी जिद पूरी नहीं होती तो आप रो कर अपनी जिद को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप रोते रोते आपके आंसू इतने निकलते हैं कि आपके मुंह में जाने लगते हैं, तो उससे कभी कभी टेस्ट आ जाता है कि हाँ कैसा टेस्ट आया, खट्टा सा टेस्ट आता है, नमकीन सा टेस्ट आता है। तो हमारा शरीर जो है ना, ये नमक से मिलकर बना, इनमें थोड़ी मात्रा में नमक भी होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि आंसू में कौन सा होता है, तो साधारण नमक होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर होता है वही आंसू के ग्लैंड में मिल जाता है, और हमारा जो नमक बन जाता है। तो हमारा सही आंसर हो गया सामान्य नमक। नमक के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि नमक है क्या। नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। पूछा जाए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है। Na यानी सोडियम, और Cl का मतलब है क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में पता होगा, क्लोरीन गैस होती है और सोडियम धातु है। कोई भी अगर आपका मिश्र धातु बनेगी वो एक धातु और धातु और अधातु से मिलकर बनेगी। तो सोडियम हमारी धातु है, और ये कैसी धातु है, बहुत मुलायम धातु है। मुलायम है, इतनी मुलायम है कि इसको एक चाकू से भी काट सकते हैं। इसके बारे में एक बात और क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु ऐसी है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जैसे इसको बाहर निकालेंगे अभिक्रिया करती है और उसमें आग लग जाती है, या पानी में डालोगे आग लग जाएगी। ऐसी कौन सी धातु है, तो सोडियम है। तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। हमारा सही आंसर हो गया सामान्य नमक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि का मतलब साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है। क्या साधन है, अभी इंटरनेट यूट्यूब का साधन है, लेकिन जो बात आप तक मैं कर रहा हूं इस स्टूडियो में, यहां पर क्या है कि भैया हवा है, हवा से आवाज जा रही है। हवा जो है एक माध्यम का कार्य करती है, ठीक है। माध्यम क्या होता है, जब हम कोई चीज हमारी लेकर जाता है ना, उसे हम कहते हैं कि ये माध्यम है। जैसे आपने लखनऊ से दिल्ली तक यात्रा करी, तो आपके माध्यम क्या हो गया, आपने रेल के द्वारा यात्रा करी। तो वो रेल जो है, अगर रेल नहीं होती तो बस से आते, तो कोई ना कोई माध्यम रहता है कि जिससे ट्रेवल करते हैं। तो ये ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि जो होती है वो तरंगों के रूप में होती है। तरंगे ट्रेवल करती हैं ऐसे ऐसे, और तरंगों में क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, और धक्का देते, जैसे स्कूल में लाइन बनती है ना कि क्लास के बाद बच्चों की छुट्टी होती है, वो लाइन बना के बाहर निकलते हैं। इसी तरह छोटे छोटे तरंगे जो होती है, छोटे छोटे अणु होते हैं, तो एक दूसरे को धक्का करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप तक हमारी बात पहुंच जाती है।
तो ये चलने के लिए हमें जगह चाहिए। वायु से हो सकती है, हाँ हो सकती है। स्टील से हो सकती है। आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा कभी, ये ट्रेन की पटरियां होती थी, इस पे आप लोग कान रख के सुनते थे, हाँ ट्रेन आने वाली है नहीं आने वाली है। तो एक ये होती थी स्टील से, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो धातु में सबसे तेज चलती है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें अगर आवाज आ रही है तो पता चलता हाँ वही ट्रेन की आवाज आ रही है। जल में तो आपने देखा ही होगा, जो वो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन डॉल्फिन है या फिर वेल है, वेल मछली, ये मीलों किलोमीटर दूर एक दूसरे से कैसे बात करती हैं? ये जल के अंदर यानी पानी के अंदर होती हैं, वो ध्वनि तरंगों से अपने से बात करती हैं। हमारे में पूछा है ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। निर्वात क्या होता है? जैसे आपने एक कांच की ट्यूब ली, और इसको बंद कर दिया दोनों साइड से, इसको दोनों साइड से बंद कर दिया, इसमें वैक्यूम लगाया और उसमें से सारी की सारी वायु जो है बाहर निकाल दी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये जो चीज बनी इसको बोलते हैं निर्वात। तो ध्वनि के चलने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए और स्टील भी चाहिए, कोई भी धातु हो सकती है। लेकिन निर्वात में ट्रेवल कर सकती है ना? ये ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया निर्वात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन घरों पर छत पर सौर नहीं होगा, यहां पर सूर्य होगा या सौर्य होगा, सौर्य प्रणाली के द्वारा मतलब स्थापित करना है, सोलर पैनल लगाना है। भारत सरकार ने देखा कि ऊर्जा की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए लाइट की प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर अगर इसकी समस्या को दूर ना करें तो जनसंख्या तो बहुत सारी है, सबको लाइट चाहिए, कैसे लाएंगे? तो भारत सरकार ने सोचा कि जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है इसको संरक्षित करते हैं, एक जगह बैटरी में इकट्ठा करते हैं और क्या बनाते हैं, उससे विद्युत में चेंज करते हैं। तो पहले क्या लक्ष्य रखा गया है कि 10 मिलियन घरों की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, और वो सोलर पैनल के लिए सरकार उन्हें जो है सहायता प्रदान करेगी कि जैसे 5,000 रुपए का लग रहा है तो सरकार उसमें कुछ अनुदान देगी जिससे लोग आसानी से लगा सके। 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोगों को। ये स्कीम पहले भी लाई जा चुकी है, लेकिन लोग जानकारी नहीं है, इस वजह से लोग जो है इसको सोचते हैं कि महंगा पड़ेगा तो नहीं लगाते। ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सूर्य प्रणाली से स्थापित किया जाएगा। मतलब अभी आपके घर में जो लाइट आती है ना, वो पावर स्टेशन में आती है। पावर स्टेशन में कहां से आती होगी? जो बड़े पावर स्टेशन होंगे वहां से आती होगी। और वहां कैसे आती होगी? पावर प्लांट से आती होगी। और पावर प्लांट में कैसे बनती है? मुख्यतः भारत में लाइट जो है वो कोयले को जलाने से बनती है, और कोयला जलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण है ना, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हमने वर्ष 2070 तक जीरो एमिशन करना है, कि ऐसा करना है कि हम जो है अब कार्बन पर बिल्कुल निर्भर नहीं, हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे ही नहीं। तो कुछ ऐसी प्रणाली लेके आते हैं जिससे हमारा काम भी हो जाए और पर्यावरण को भी नुकसान ना पड़े। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना का बात करी कि सूर्य उदय हो तो आप अपनी बैटरी को चार्ज कर लो और लाइट उसी से प्राप्त करो। जनधन योजना की बात करते हैं तो जनधन योजना क्या था कि लोगों के जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलवाए गए ताकि उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। उज्ज्वला योजना जो थी वो महिलाओं के लिए मुफ्त सिलेंडर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। और आयुष्मान भारत योजना जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, इसमें गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज के बारे में बात करी जाती है कि मुफ्त इलाज होगा। सरकार गारंटी देती है कि अगर किसी गरीब के कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है, तो इस आयुष्मान भारत योजना का एक कार्ड बनवा लो और आप जाओ चाहे सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 मिलियन घरों पर सौर प्रणाली स्थापित करना था, तो वो किस योजना के अंतर्गत आ रहा है? प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना के अंतर्गत आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी प्रदेश हो, नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल की? राष्ट्रपति करेगा। ऐसा बोला जाता है कि राज्यपाल ना ये केंद्र सरकार जो होती है इसका पपेट होता है, मतलब उसके हाथ की कठपुतली होता है। या ये बोल दे कि केंद्र सरकार को जाके चुगली करता है कि हाँ आपने जो है हमारी सरकार, राज्य सरकार में ये बात चल रही है। और राज्यपाल का कार्य क्या होता है? राज्यपाल का कार्य सारा ऑफिशियल होता है, आधिकारिक रूप से जो भी परियोजनाएं होती हैं उस पर राज्य में किसके साइन होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की बात करी जाए, भारत के राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी। और ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये संथल ट्राइब की पहली ट्राइब राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, जो दूसरा कार्यकाल अपना संभाल रहे हैं। गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह।
प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी जानते ही हैं, बहुत ही चर्चाओं में रहने वाले हैं। मोदी जी एक बार लक्षद्वीप आइलैंड पे बैठे थे, दूसरा देश डुबा दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम क्या होता है? तो यूरेनियम एक धातु है। कैसी धातु है? जिससे जिससे ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। और वो ऊर्जा कैसी हो सकती है? ऊर्जा किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि हम अभी इसकी ऊर्जा का यूज क्या कर रहे हैं? बिजली बनाने में कर रहे हैं। और इस यूरेनियम का यूज कर हम जो है मिसाइल वगैरह में भी शक्ति का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ना बहुत सारी पावर है, ये पावर का सोर्स है। ऐसा बोला जाता है कि मतलब फ्यूचर में ना जितनी भी पावर होगी, जिसके पास नाभिक यानी ये यूरेनियम, ये सब चीजें ज्यादा होंगी ना, वही देश राज करेगा। पहले बोला जाता था जिसके पास कच्चा तेल है यानी पेट्रोलियम वगैरह है, वो राज करेगा। अब टाइम आ रहा है कि सेमीकंडक्टर, यूरेनियम, ये चीजें जिसके पास होगी वही देश जो है प्रगति करेगा, वहीं के लोग प्रगति करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम जो है इस प्राकृतिक ऊर्जा को छोड़ दो, इनके ऊपर आता जाता है। तो बात करें किस जिले में जो है हमें सीमित भंडार की खोज की गई, तो ललितपुर एक जगह है जहां पर जो है यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो यूरेनियम क्या होता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूरेनियम, तो यूरेनियम का एक नाभिक होता है, ठीक है। यूरेनियम का नाभिक जो है मतलब एक तरीके की एक नाभिक है, इसके अंदर से हमेशा जो है एनर्जी निकलती रहती है। तो ये एनर्जी को जो है हम स्टोर कर लेते हैं, और इसको स्टोर करके हम क्या बना लेते हैं? अपनी बिजली बना लेते हैं। तो ये बिजली के लिए बहुत फेमस हो गया कि मतलब हम यूरेनियम का यूज करके क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं, ठीक है, यूरेनियम का यूज करके। देखते हैं कि क्या है। बहुमूल्य धातु को अपने भूगर्भ में समेट ललितपुर की भूमि में यूरेनियम की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए इस तरीके का कुछ दिखता है यूरेनियम, लगभग सिल्वर कलर है इसका। पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं, और वो प्लेट्स जो है हिलती रहती हैं आपस में, कभी टकराती हैं, कभी कुछ करती हैं। मतलब पूरी अंदर जो पृथ्वी है हमारी, इस तरह की पृथ्वी है, इसके अंदर जितना भी मैग्मा वगैरह है ये सब मूव करता रहता है, और इसके अंदर जो भी धातु है इन सबकी खिचड़ी बनती रहती है। तो कुछ जो पृथ्वी की जो पावर है, मतलब ये ताकत जो हो गई, ये किसी मेटल के अंदर आ गई। अब ये मेटल जो जैसे कि यूरेनियम है, अब इस यूरेनियम ने उसको स्टोर कर लिया, एक जगह वो पड़ा हुआ है। तब जब समय होते हुए जब हम इसको निकालते हैं, इसके मेटल को निकालते हैं, तो मेटल जो क्या करता है? अपने अंदर से ऊर्जा निकालने लगता है, और वो ऊर्जा क्या करती है? हम उस ऊर्जा का सही यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूरेनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका सही आंसर था ललितपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुलिसकर्मी आईपीएस अपने कंधों के प्रतीक चिन्हों से सुशोभित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के लिए नहीं होता? मतलब कौन सी चीज जो है इनमें से आईपीएस अधिकारी के कंधे पर नहीं होती, यदि उनके ड्रेस में किस चीज को शामिल नहीं किया गया है? तो सितारे तो आप देखते ही हैं कि पुलिस के सितारे होते ही होते हैं, ठीक है। विपरीत तलवारें भी देखी होंगी, उस पर जो है कैप के ऊपर इस तरीके से तलवारें लगी रहती हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक तो आपको दिखाते ही है कि नेशनल एम्बलम का वो जो अशोक का वो बना, सॉरी अशोक कह रहा हूँ, लॉयन बना रहता है, वो आपका मिलता ही मिलता है। क्या चीज नहीं मिलती है? अशोक चक्र नहीं मिलता है। देखिए इस तरीके से सितारे भी होते हैं, और आपको ये तलवारें वगैरह भी मिल जाएंगी, लेकिन क्या नहीं मिलता है? आपको नहीं मिलेगा, अशोक चक्र जो है वर्दी में नहीं मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया हमारा जो है एशिया में एक देश है, तो इसकी मुद्रा के बारे में बात करी गई है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। इसके बारे में कुछ देखते हैं कि क्या क्या है दक्षिण कोरिया में। एक तो इसका सही आंसर हो गया वॉन, और वॉन जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा हो गया। यहां की राजधानी क्या है? सियोल राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के साथ ही में दूसरा पड़ता है देश उत्तर कोरिया, जो उसका नेबर है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हॉन डक सू है, और 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करती है। मतलब ये देश ऐसे हैं कि बिल्कुल लगे हुए हैं, इसको एक रेखा निकलती है वो डिवाइड कर देती है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में कुछ और दिया है, जैसे येन दे रखा है, तो येन कहां की मुद्रा है? येन है हमारी जापान की मुद्रा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान भी हमारा कहां है? एशिया में। टका हमारी कहां की है? बांग्लादेश की है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका में क्रिकेट भी बहुत होता है, बांग्लादेश की ढाका। और यूरोप बहुत सारी यूरोपियन देशों का है, लगभग 12 देशों की ऑफिशियल करेंसी है ये। वैसे इसको अपनाया तो लगभग 39 देशों ने है, लेकिन 12 देशों की ये आधिकारिक मुद्रा है। जैसे डॉलर होती है, हमारा रुपया है,
इसी तरीके से यूरो जो है यूरोपियन कंट्रीज ने अपना बनाए रखा कि ये हमारी मुद्रा है, हम आपस में एक्सचेंज जो है यूरो में करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो सही आंसर हो गया वॉन जो है हमारे दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आप सभी तीर्थ स्थल तो गए ही होंगे, आपने देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, तीर्थ स्थलों पे घूमने गए, कुछ भी लिया, खाने पीने का लिया और वहीं खा के वहीं पैकेट फेंक दिया, चिप्स खाए वहां पैकेट फेंक दिया। तो तीर्थ स्थल जो होते हैं वहां पर क्या लगता है, मेला टाइप का लगा होता है, तो लोग जाते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और खुद तो काम करके आ जाते हैं। अगली बार जब कोई जाता है वो कहता है यार आपका तीर्थ स्थल बहुत गंदा है। कई बार ऐसा करते हैं कि गंगा जी मिली, गंगा जी के पास बैठ के वहां पर नहाने के अलावा कपड़े भी धोने बैठ जाते हैं, इसमें वो अपना मैला निकाल देते हैं। तो वो तीर्थ स्थलों को गंदा करना सही नहीं है, क्योंकि एक धार्मिक रूप से भी एक देखा जाए कि धार्मिक रूप से भी गलत है और स्वच्छता को डिस्टर्ब करना बहुत ही गलत काम है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या करते हैं, इन्होंने ये सबसे पहले लेके आए थे 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने कहा कि भारत को स्वच्छ करेंगे। अब ये लेके आए हैं कि तीर्थ स्थलों को भी स्वच्छ कर दें। अभी इन्होंने क्या 22 जनवरी 2024 को हमारे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ऐसा करिए कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, छोटे या बड़े, आप इस बार उन सबकी सफाई कीजिए, बहुत अच्छे से स्वच्छता फैलाइए। तो भारत का क्या है, तीर्थ स्थल कहां होते हैं, मंदिर या मस्जिद कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, मंदिर की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ मंदिर अभियान। देखते हैं, तो स्वच्छ मंदिर अभियान इसका सही आंसर है तीसरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थानों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया। मोदी जी ने बोला है कि यह स्वच्छ मंदिर अभियान तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता फैलाने के लिए राष्ट्र हित के लिए होगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो भारत में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो वो ये देखते हैं कि अरे बड़ी ज्यादा स्वच्छता है, तो वो अपने देश में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भारत में ना हम अयोध्या होके आए, बहुत स्वच्छता थी, बहुत ही अच्छा लगा, तो वो अपने पड़ोसी को बताएंगे कि आप भी जाओ। तो ऐसा क्या होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी, निवेश आएगा, निवेश आएगा तो हमारा भारत जो है प्यारा वो आगे बढ़ेगा, लोगों के पास काम का जाएगा। साथ ही साथ ये लॉन्च 22 जनवरी को राम मंदिर के आगामी अभिषेक से पहले किया गया। क्या मतलब, इसका एक क्वेश्चन और बन गया, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना किस दिन को हुई, 22 जनवरी को हुई, किनके द्वारा हुई, पीएम नरेंद्र मोदी ने करी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य के साथ भारतीय नागरिकों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने ये बोला कि 22 जनवरी को बिल्कुल दीपावली के रूप में मनाओ, बिल्कुल साफ सुथरा रखो पूरे अयोध्या को, अयोध्या नहीं पूरे ही देश के सभी तीर्थ स्थलों को साफ तरीके से रखो। लोगों को यह भी बोला गया कि छोटे तीर्थ स्थलों पर मकर संक्रांति से सफाई अभियान शुरू करो। 14 जनवरी को हमारे यहाँ होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्यों होती है, क्योंकि इस दिन क्या कृषि के उपलक्ष्य में हम खुल के इस दिन को मनाते हैं कि यार कृषि फेस्टिवल है, उसको मनाते हैं। तो 14 से लेकर 22 दिन तक यानी 18 ये लगभग 8 दिनों तक ये बनाएगी, सफाई करो और अच्छे से तीर्थ स्थलों को साफ कर दो। तो हमने ये ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे देश जो है साफ रहे और लोग जो है यहाँ पर आके अच्छे से कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिचर स्केल किसको नापने में प्रयोग होता है। तो रिचर स्केल के बारे में बात करें तो ये रिचर स्केल आपके सामने दिया है। क्या कर रहा है, ये एक इसके ऊपर कागज लगा हुआ है और इसको जो है डिस्टर्ब कर रहा है कि इस तरीके से इसके ऊपर लाइनें बनती जा रही हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि आप कभी काम कर रहे हैं तो कभी किसी ने आके आपका काम हिला दिया तो इस तरीके से हिल गया, कभी क्या होता है किसी ने ज्यादा जोर से धक्का दे दिया तो वो काम ऐसे ऐसे हो गया। तो हम इस चीज को क्यों देख रहे हैं, ये रिचर स्केल क्या काम कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, वाइब्रेशन कैसे हो रही है। तो वाइब्रेशन कब होती है, यानी डिस्टर्ब कब होता है, जब आप कहीं बैठे हो, आपने किसी धक्का दे दिया, कहते एकदम से भूकंप आ गया। तो रिचर स्केल क्या कर रहा है, भूकंप की तीव्रता को नाप रहा है। साथ ही साथ देखते हैं वायु की गति किससे कहते हैं, एनीमोमीटर होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का लगा होता है जो वायु की गति को नापने का काम करता है। इसको एक तरीके से मुर्गा उर्गा बैठा होता है तो वायु की गति को नापता है एनीमोमीटर। समुद्र की गहराई स्पेग्मोमीटर से नापते हैं और शरीर का ताप नापने के लिए सभी के घर में थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से नापा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रिचर स्केल किसको नापने में प्रयोग होता है, भूकंप की तीव्रता को नापने में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है 2023 के लिए। 2023 को भारतीय महिला ने किस देश को हराकर हॉकी का खिताब जीता है, तो इसका सही आंसर है जापान को हराया है। और हराया भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं ना, यानी लेडीज टीम जो है, अब वो भी बहुत अच्छा अच्छा खिताब जीते जा रही है। तो जापान को हराया है और ये टाइटल जीता है। साथ ही साथ ये जापान को इन्होंने 4-0 से हराया है, मतलब खुद 4 गोल करे हैं, उनका एक भी गोल नहीं होने दिया। तो सही आंसर है हमारा जापान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोस तेसों से झील भारत और किसके बीच में मतलब साझा हुई है। पेंगोस झील के बारे में बात की है
कि ये झील किस देश के साथ सीमा साझा करती है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन इस झील के ऊपर क्लैशेस होते रहे। वो चीन अपना दावा ठोकता है कि ये एरिया लद्दाख का हमारा है, आप इस पर नहीं आओ। तो भारतीय सेना की लगभग 1 लाख नए जवानों की वहां पर नियुक्ति करी गई है कि यहां पर आप सीमा पे लगा दी ड्यूटी, जिससे चीन बहुत परेशान है कि भारत की इतनी आक्रामकता कैसे होती जा रही है। भारत धीरे धीरे करते बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देश बनता जा रहा है और चीन के ऊपर भी अपनी आंखें दिखाने लगा है। क्यों दिखा रहा है? अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या है। तो इस पेंगोस झील की बात करते हैं कि किससे साझा करती है, ये चीन से साझा करती है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि भारत के सिपाही इस तरीके से खड़े थे, उधर से चाइना के सिपाही चले आ रहे हैं और उन्होंने क्या करा, बैरिकेड तोड़कर हमारी सीमा में घुसने का कोशिश करी और हमारे भारतीय सैनिकों ने ये लठ लेके खूब बजाए उनके और उनको वापस भेजा है और उनकी खूब गाड़ियां वाड़ियां भी तोड़ी हैं। ये देख लीजिए, इस तरह की ये झील है। और 1972 में ये LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो थी, और अक्साई चीन जो कि भारत का पार्ट था, वो भी चीन ने जो अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ पेंगोस झील के बारे में ये बात करते हैं, ये झील कहां पर है? लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है, वहां पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 4350 मीटर पर है। चीन इस जगह को कब्जाना क्यों जाता है? देखिए क्या होता है, ये है भारत की स्थिति। भारत बैठा यहां और चीन बैठा है यहां, बीच में जा रही है झील, ठीक है। अब भारत की स्थिति है यहां पर। अब भारत क्या कहता है, यहां से भारत के सिपाही ने देख लिया कि भाई चीन में क्या हरकत चल रही है। चीन यहां बैठा हुआ है, चीन यहां पर युद्ध की दृष्टि से कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर चाइना को चाहिए कि इंडिया से लड़ना है तो पहले उसको इतनी डिस्टेंस जो है, जो कि 4000 मीटर की है, उसको कवर करना पड़ेगा। उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो चाइना इस जगह को अपना कब्जाना चाहता है कि वो भारत पर आक्रामकता दिखाते हुए युद्ध कर ले उससे और इस जगह को हड़प सके। लेकिन भारत ने इस जगह को जो है बहुत ज्यादा सुरक्षित करा हुआ है, क्योंकि अगर ये जगह हमारे हाथ से निकल गई तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वो भी चीन कब्जा लेगा। तो हमारा सही आंसर है चीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2001 में साइबर क्राइम अपराध का उद्घाटन करने वाले भारत का पहला पुलिस स्टेशन किस शहर में है? साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम कभी कभी कैसा होता है कि आपसे धोखाधड़ी हो जाती है। कैसी धोखाधड़ी? कि आपको किसी ने आपके पेटीएम या फिर किसी भी ऐप पर, गूगल पे पर कुछ पैसे 10 रुपए दिए कि भैया आपके 10 रुपए दे दिए, आप जो है उधर से पेमेंट यस करो, आपको फ्री में हम जो है 10,000 देंगे, या इस पर गेम खेलो इतने रुपए मिलेंगे। तो धोखाधड़ी हो जाती है कई बार। तो इसकी रिपोर्ट कहाँ लिखी जाएगी? FIR। ऐसे तो हो नहीं सकती। तो साइबर क्राइम क्या होता है? आपको इन धोखाधड़ियों से बचाता है। तो भारत का पहला 2001 में जो पुलिस स्टेशन स्थापित किया वो किस राज्य में है? वो कर्नाटक राज्य में और बेंगलुरु जो जिला है वो वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आपको आकाश किस तरीके का दिखता है? कभी रात को काला दिखता है, दिन में नीला दिखता है। तो नीला क्यों दिख रहा है? ठीक है, प्रकाश की किरण जब अपने सूर्य से चलती है तो वो सफेद रंग की होती है। सूर्य जो है हमें सफेद रंग का प्रकाश देता है और अर्थ तक आते आते ये प्रकाश जो है बहुत सारे मीडियम को पार करता है, कुछ हवा को, कुछ गैसेस होती हैं। तो हम देखते हैं कि दिन में देखते हैं कि आसमान का रंग जो है वो भाई नीला हो गया। अब ये नीला क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो क्यों हो रहा है? प्रकाश जो है वो 7 रंगों से बना है, इसको विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी वो प्रकाश को उतना ज्यादा पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन जो नीला कलर होता है, वायलेट कहते हैं, ब्लू कहते हैं, अभी ब्लू के बारे में बात कर रहे हैं कि नीला क्यों दिखता है, तो वो अपनी स्पीड से कम चलता है। जब उसकी स्पीड हल्की होती है तो वो प्रकाश जो होता है जब अर्थ पर आता है तो हम हमारी आंखों से पकड़ लेते हैं, हम उसे देखने की नीले रंग की चीज तो दिख रही है। तो आसमान फिर कैसे रंग का दिखेगा? हमें नीले रंग का दिखेगा। और वो क्यों दिखता है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। जब ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं तो जब बीच में क्या पड़ते हैं, धूल के कुछ कण बनते हैं, जब ये इनसे निकलती हैं तो इनका कुछ रिफ्लेक्शन हो जाता है। और किस रंग के साथ में होता है? नीले रंग का जो है ना, ये वाला नीले रंग का है, ये हमें हमारी आंखों तक पहुंचता है। और ये नीला रंग जो है होने की वजह से आसमान कैसा दिखता है? नीले रंग का दिखता है। इसलिए इसका सही आंसर हो गया वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है?
राज्यसभा एक द्विसदनीय बैठक होती है जिसमें हमारी क्या है, दोनों सभाएं कंबाइंड रूप से आती हैं। तो इनके सभापति कौन होते हैं? इनके सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो इन्हें आपने देखा होगा, श्री जगदीप धनखड़ जी, जो अनुच्छेद 80 से जो है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये क्या करते हैं, इनका ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ जी को राज्यसभा का सभापति बनाया गया। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और ये विलीन के अधीन नहीं है। मतलब इसका बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या होता है कि राज्यसभा में कि कभी भी वो नहीं होती कि मतलब इलेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हर 5 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। तो ये ऐसी सभा है जिसको डिसॉल्व नहीं करते। ये मतलब ये ऐसा नहीं विलगित हो गई, एक बार पूरी फ्रेश इलेक्शन होंगे। हर साल इसमें से कुछ मेंबर रिटायर हो जाते हैं, मतलब वही तीसरे साल पे, और फिर दोबारा जो है उसमें नए, उसकी जगह नए आते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका भारत के उपराष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयकर अधिनियम के किस धारा के तहत आय से कटौती की अनुमति है? तो आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स आयकर अधिनियम, तो क्या होता है कि आपको अपनी सैलरी पर कुछ इनकम टैक्स देना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरे महीने की सैलरी इनकम टैक्स में चली गई, कि आप अगर ज्यादा कमाते तो पूरा इनकम टैक्स एक मंथ को पूरा चला गया। तो कौन सा अधिनियम सरकार को ये राइट देता है कि आप कौन सी धारा से जो है आप जो उसकी इनकम टैक्स ले सकते हैं? तो क्या आंसर है इसका? धारा 80। धारा 80 ये प्रोवाइड करती है कि आप सभी लोग जिनके आय न्यूनतम आय से ज्यादा है वो भारतीय सरकार को क्या देंगे? इनकम टैक्स देंगे। तो सही आंसर हो गया धारा 80। धारा 80 के द्वारा जो है इनको राइट मिलता है। और इसमें क्या है, इनमें प्रीमियम भुगतान, ऋण चुकौती और आदि निवेश को सारी विकल्प दिए हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचती है? मतलब आप सभी ने सुना होगा कि जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने ये बताया था कि पौधों में भी जान होती है, वो भी सांस लेते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी वो तरीका है जिससे पौधों के अंदर कि अगर ये प्लांट बना दिया, इसकी ये पत्ती है, तो इस पत्ती के अंदर भी हवा जा रही है, क्योंकि जिंदा रहे है इंसान तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को लेगा ही लेगा। तो पौधों के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं इनकी पत्तियों में, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोला जाता है स्टोमेटा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। तो पौधे के जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिला के ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या हो गए? इन्होंने उत्पादक हो गए। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। तो इनका जो तरीका है ना, कि किस तरीके से करते हैं, तो वो तरीका है इनका विसरण। तो विसरण के द्वारा ये अपने शरीर के अंदर, यानी अपनी बॉडी के अंदर पौधे की जो भी स्टोमेटा है, जो भी इनका तना है, पत्ती है, उसमें ये विसरण करते हैं और ऑक्सीजन इनके अंदर जाती है और बाहर निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महामारी के मामले में सरकार मौलिक को प्रतिबंध कर सकती है। कौन से मौलिक अधिकार को प्रतिबंध करेगी? आम जनता के हित में प्रतिबंध लगा देते हैं। मतलब महामारी फैली थी, सभी लोगों ने देखा होगा कि कोरोना महामारी आई थी। उस समय आप सभी को क्या बोला गया था कि लॉकडाउन लग रहा है, सभी लोग अपने घर में रहेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये नहीं कि शॉपिंग कहां करोगे, बाजार तो बंद है। तो बोलते हैं कि आपके अधिकार को हम ले रहे हैं। कौन सा अधिकार ले रहे हैं? घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं है, बैटिंग करने की, बॉलिंग, मतलब आप क्रिकेट खेलने की अनुमति भी नहीं है। कि ये नहीं कि छुट्टी मिल गई तो खेलने निकल गए। बिल्कुल घर पे पैक कर दिया था गवर्नमेंट ने कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या ले लिया आपको जब बंद कर दिया तो आपकी फ्रीडम ले ली। तो भारत का क्या मौलिक अधिकार है? मतलब सरकार ने संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आय का अधिकार, सब चीज का अधिकार दिया है। तो उस समय आपकी स्वतंत्रता का अधिकार गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। बाहर निकलते थे पुलिस वाले तुरंत, चलो भाई अंदर जाओ, किसी को स्वतंत्रता नहीं है। थोड़ी सी डील देते थे जिसमें आप जो है अपना खाना पीने का सामान लेके आ सको। तो आपका एक तरीके से गवर्नमेंट अच्छा करती थी कि महामारी ना फैले। क्यों करती है? ताकि महामारी ना फैले, स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेती है। तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार गवर्नमेंट नहीं लेती है। केवल क्या लेती है? स्वतंत्रता का अधिकार लेती है। ठीक है। महामारी के मामले में सरकार जो है इस हित को प्रतिबंध कर सकती है। ये कहां से आया? महामारी रोग अधिनियम 1897 को रिलीज हुआ था। आपने देखा होगा कि महामारी के टाइम में इस तरीके से की प्रॉब्लम हुई थी। लोग अपने घर से
जो बाहर के देशों में रहते थे, दिल्ली रहते हैं थे या मुंबई रहते थे, उन सभी लोगों ने पलायन करना शुरू करा अपने घर जाने। इस तरह की कुछ कंडीशन आ गई थी, लोग जो है निकल निकल के अपने घर जा रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा क्या खराब करा कि सबसे पहले वो यहाँ आए, उन्होंने एक कंपनी के फॉर्म में आए थे और उन्होंने यहाँ आकर भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया। हमारे यहाँ के कुछ नेता जो दार्शनिक भी थे, उन्होंने दूर से देख लिया था कि ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं, भारत की कमर तोड़ रहे हैं, कि यहाँ के उद्योग धंधों को बंद कर रहे हैं और अपना सस्ता सामान यहाँ बेचकर हमारे सामान की, हमारे कारीगरों का जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो हमारे लाला लाजपत राय, इन्होंने कांग्रेस के पहली बार अध्यक्षता करी और ये बोला कि अंग्रेज जो है हमारे भारत में व्यापारियों की कमर तोड़ रहे हैं और इनको रोकना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे क्या थे, अखिल भारतीय कांग्रेस के जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। और कौन बोल रहे हैं? लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, पंजाब केसरी के नाम से फेमस थे ये। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है या फिर करता है, कौन करता है? हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है। तो ऐसी क्या चीज होती है जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू को चेंज करता है? मतलब क्या करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो इंसान को शुगर हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये समय समय पर बॉडी के कुछ ग्रंथियों से निकलते हैं और हमें जो है सुरक्षा देते हैं। तो जब हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है ना, तो एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है बॉडी के अंदर। इंसुलिन हार्मोन जो है उस ग्लूकोज को जो है शर्करा में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज जो इंसुलिन हार्मोन है वो सही से चेंज नहीं कर पाता है, इस वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर हमारा काशी में है। काशी में कॉरिडोर भी बनाया गया बाबा विश्वनाथ के लिए। अस्सी घाट जो कि बनारस का एक घाट है, बहुत फेमस है और बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया। आगरा का किला, तो आगरा तो हमारा है ही हमारे उत्तर प्रदेश में, और आगरा का किला ऐसा बोलता है कि हमारे किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। इसे पूरा आगरा का लाल किला भी बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि आगरा का लाल किला कहाँ है, मतलब आगरा में लाल किला, आगरा का किला ही आगरा का लाल किला है। तो सही आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये कलकत्ता में है और इसको लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1980, 1982, 1985 या 1988 में? तो 1982 इसका सही आंसर है। इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। इलाहाबाद जो कि इस समय हमारा उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, वहां पर इसको स्थापित किया गया था। तो अभी बोला जाता है इलाहाबाद का वर्तमान में क्या नाम है? इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज है। प्रयागराज क्यों है? क्योंकि प्रयागराज को यहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर मिलती है, नदियों का संगम होता है, इसलिए इन्हें तीर्थों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीर्थों का राजा। सारे तीर्थ घुमाओ, लेकिन अगर एक बार प्रयागराज चले गए तो सारे तीर्थों का फल मिल जाता है, इसलिए इलाहाबाद इसका सही आंसर है 1982। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ को कहते हैं, रक्त समूह ओ। रक्त समूह भी अब अपना एबीसीडी पढ़ चुका है। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? 4 प्रकार के। कौन क्यों होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है रक्त समूह ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। तो बात करते हैं ए बी ओ क्यों होते हैं। रक्त समूह में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ होते हैं। क्यों होते हैं? प्रतिजन की वजह से। एंटीजन, हर बॉडी के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर एंटीजन होते हैं, उनकी वजह से रक्त समूह डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये रक्त समूह ए जो है, इसमें ए प्रकार के रक्त समूह के एंटीजन होते हैं। ए बी में ए बी के भी होते हैं और ए के भी होते हैं प्रतिजन, बी के भी होते हैं। रक्त समूह बी में केवल बी टाइप के एंटीजन होते हैं और ओ में केवल ओ टाइप के होते हैं। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो जो जिनका रक्त समूह ए है वो रक्त समूह ए वालों से ब्लड ले सकते हैं और ओ वालों से ले सकते हैं। रक्त समूह बी वालों से ले सकते हैं और ओ वालों में से ले सकते हैं। ए बी से लेगा और ओ से लेगा। और ये बेचारा हमारा जो ओ है ना,
इसके लिए केवल O के ही निर्धारण किया गया है। इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप किसी से अगर लेता है तो उसके अंदर वो रक्त समूह मैच नहीं करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिक तक के संबंधित है, मतलब नागरिकता से संबंधित है? तो बात करते हैं भारत का नागरिक से संबंध भाग कौन सा है। तो भाग 2 जो है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 शामिल किया गया इसमें, ये नागरिकता से संबंधित है। इसमें नागरिकता से संबंधित रूल दिए हुए कि किस तरीके से लोग जो है भारतीय नागरिक बन सकते हैं, भारतीय नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, या फिर क्या क्या उनकी डिमांड है, क्या क्या उनकी शर्तें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे जीव जो हर पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो वे जीव जो पौधे के किसी भाग को खाते हैं, पौधे क्या है? उत्पादक है। तो जो भी पौधे को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रथम उपभोक्ता। उत्पादक पेड़, उसके बाद उनको खाने वाले प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता को जो खा ले उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और लास्ट में आते हैं तृतीय उपभोक्ता, जो द्वितीय और प्रथम को भी खा ले उसको कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटो जीपी भारत रेस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुई? तो मोटो जीपी पहली बार भारत में मोटो जीपी रेस हुई, जो कि बाइक रेस थी। ये किस शहर में हुई है? ये हुई है ग्रेटर नोएडा में। तो भारत में जो मोटो जीपी है ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, और ये कहां हुई है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में की गई है। देखा होगा कि इस तरीके से आया था कि बुद्ध इंटरनेशनल पार्क में करी, और इसका उद्घाटन किसने किया था? योगी जी ने करा था इसका उद्घाटन। पहली बार हुआ है तो योगी जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं में बनाते हैं क्या कहलाते हैं? जो भी चीज खुद अपने आप बना रही है, अपना कार्य कर रही है। अब सबसे पहले अपना भोजन कौन बना रहा है? ये पेड़ है। पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है? ये उत्पादक है। ये उत्पादक क्यों बोला गया? उत्पादन करते हैं, फल, सब्जी, औषधि, ये सभी चीजें जो है खुद बनाते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा? जो अपना भोजन स्वयं में बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक बनाते हैं। सही आंसर हो गया उत्पादक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमति संख्या कितनी है? मतलब राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है ना, मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, कितना % हो सकता है? तो राज्य की विधानसभा का 15%, जितनी भी उसके पास मंत्री हैं उनका केवल 15% ही मुख्यमंत्री के साथ रह सकते हैं। तो सही आंसर हमारा डी हो गया। संविधान के 91 संशोधन के द्वारा, ऐसा नहीं आप बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बना के रख सकते हैं। तो 91 संशोधन अधिनियम में ये बोला गया, अनुच्छेद 164 में ये डाला गई बात है कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगा। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा किस शहर में है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। सही है, याद रहेगी ये बात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत ने अंतरिक्ष और नवीनीकरण ऊर्जा के सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? कि भारत ने क्या किया कि भारत का मन था कि हम जो है नवीनीकरण की तरफ जा रहे हैं। भारत ही नहीं, बहुत सारे देश जो है इस समय ऊर्जा के नवीनीकरण की तरफ जा रहे हैं। जो भी देश नवीनीकरण की तरफ चल पड़ा है उनका फ्यूचर जो है बहुत सुरक्षित हाथों में है। तो भारत ने ये विजन पहले से देख लिया है कि हम जो है ऊर्जा के नवीनीकरण सोर्सों की तरफ ध्यान देंगे। तो हमारे भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से हाथ मिलाया है और ये बात कही है कि हम जो है कैसे चीजों को ध्यान देंगे? सोलर पैनल पर ध्यान देंगे। तो भारत ने उनके साथ समझौता किया है कि हम जो है नवीनीकरण ऊर्जा और एआई के सहयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इस तरीके से क्यों लगाया गया? देखो, अब इस पिक्चर को देख के देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पर पेड़ पौधे निकल रहे हैं। इधर क्या लगा हुआ है? सोलर पैनल लगा हुआ है, सूर्य की ऊर्जा आ रही है और हम जो है उससे बिजली बना रहे हैं और अपने सारी कार्यों में ले रहे हैं। कोई भी धुआं, कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से अर्थ जो है काफी हैप्पी है, खुश है कि अब जो है हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नरेंद्र सिंह मोदी और हमारे संयुक्त राज्य अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया, हाथ मिला लिए कि अब जो है हम लोग इस समझौते को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WBC का पूरा नाम क्या है? हमारे रक्त के अंदर WBC पाए जाते हैं। कितनी तरीके की होती है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। रक्त है,
रक्त। तो ब्लड सेल होते हैं, इसके अंदर आरबीसी मिलते हैं, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। जितनी ज्यादा आरबीसी उतना ज्यादा फायदा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है हमारी बॉडी के? ये सेना है हमारी, इसके बारे में भी समझाता हूं। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में भी सुना होगा कि भाई डेंगू हो गया, प्लेट्स कम हो गई, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या है? ये हमारी बॉडी के एंटीजन होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं। जिस तरीके की हमारी सेना है ना, हमारे देश की रक्षा करती है, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का कार्य है। हमारी बॉडी पर बाहर से अगर कोई भी विषाणु, जीवाणु कुछ भी आता है, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है? एकदम एक्टिव हो जाती है, और ये एक्टिव होकर क्या करती हैं? उनके ऊपर अटैक करती हैं। और कभी कभी क्या होता है, तो मान लो ये एक सीमा है, इधर से बाहर से अटैक हुआ और यहां से जो है प्रोटेक्ट हुआ, तो कुछ क्लैशेस में क्या होगा? हमारी ज्यादा जवान लगा देते हैं, तो कुछ जवान जो है शहीद हो गए। जब जवान शहीद हो गए तो डब्ल्यूबीसी जो है उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया है। उसके बाद जो बचे हैं वो सुरक्षा में फिर खड़े हैं, ठीक है, वो सुरक्षा में फिर खड़े हैं, तो आपकी बॉडी ठीक है। लेकिन अगर अगर आपकी साइड का हार गया, तो बाहर से आने वाले जो भी है जीवाणु विषाणु है, वो आपकी शरीर पर अटैक कर देंगे और आपको बीमार कर देंगे। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा के रखिए। सही आंसर क्या है? डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, और इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ये जो ग्रंथि होती है ना, उनमें मिलते हैं। जैसे गले के पास ग्रंथि होती है, आपके बगल में ग्रंथि होती है, यहां से रिलीज होते हैं। डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है? कभी जब चोट लग जाती है, तो देखा होगा घाव हो गया, घाव के ऊपर एक तरीके से पपड़ी आ जाती है जो उसको बिल्कुल जमाती है, जो चोट ठीक करती है। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एम्बुलेंस की तरह वहां पहुंचकर आपके घाव को ढक देते हैं। रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स के नाम तो आपने सुना ही होगा कि आरबीसी जो है बॉडी के अंदर किसके लिए होते हैं? भाई आपकी बॉडी के अंदर आयरन वगैरह जो है ये आरबीसी की वजह से ही होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। आज की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं और चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप हम लोगों से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए जीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा, जो आरआरबी और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे की क्लास भी ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जुड़ी आती रहेंगी, और आप हमसे जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज ही लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बैंकिंग ड्रीम्स के ऐप का, आप उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री में लॉग इन कीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। भले ही आपके 40 में से 4 क्वेश्चन ठीक होते हैं, लेकिन आप उन 40 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन करेंगे, आप मेरी बात समझे, आप 4 की जगह 10 क्वेश्चन करके आएंगे उसमें, इसमें मॉक टेस्ट में। वो ही जो तैयारी होती है वो समय समय पर आपको आगे बढ़ाती रहती है। एक दिन में कोई नहीं सीखता है, सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जो चीज बहुत जल्दी आ जाए उसका स्थान कुछ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके आप सीखते रहिए, मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को जांचते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। इसी क्लास के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू।